एक शहर जो कभी नहीं सोता, बॉम्बे, 1993। और फिर एक दिन वो शहर हिल गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि धमाके कैसे हुए। सवाल ये है कि क्या किसी को पता था 12 मार्च 1993 सुबह के 11:30 बज रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक कार खड़ी थी, आम सी दिखने वाली। किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर धड़ाम। उस एक धमाके के बाद अगले कुछ घंटों में 13 और विस्फोट हुए। होटल सी रॉक, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, माहिम, वर्ली, पूरा शहर जल रहा था। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए और एक पूरी पीढ़ी का भरोसा टूट गया। लेकिन आज 3 दशक बाद कुछ फाइलें, कुछ गवाहियां और कुछ अनसुनी रिपोर्ट्स एक बहुत भारी सवाल उठाती हैं। क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को पहले से कुछ पता था? ये कहानी शुरू होती है 1992 के आखिरी महीनों से। दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी। पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे। बॉम्बे की गलियां खून से सनी थीं। हिंदू मुस्लिम टकराव अपने सबसे खतरनाक दौर में था। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के लोकल एजेंट शहर की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उस भीड़ में, उस शोर में कुछ संकेत मिल रहे थे, बहुत धीमे, बहुत धुंधले, लेकिन थे जरूर। दाऊद इब्राहिम का नाम उन दिनों सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था। उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ने लगे थे। ये बात आईबी को पता थी, लेकिन कितनी गहराई से, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। जनवरी 1993, बॉम्बे के दंगे थम चुके थे, लेकिन जमीन के नीचे कुछ और पकड़ा था। आईबी के कुछ फील्ड एजेंट्स ने रिपोर्ट करना शुरू किया था कि दाऊद के नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग दुबई और कराची के बीच असामान्य रूप से आ जा रहे हैं। कुछ नाम थे, कुछ चेहरे थे, टाइगर मेमन, उसके भाई और कुछ और लोग जो बाद में इतिहास के सबसे बड़े आरोपियों की सूची में आएंगे। लेकिन रुकिए, सिर्फ आना जाना तो खुफिया एजेंसियां हमेशा ट्रैक करती हैं। असली सवाल ये कि क्या उन्हें ये भी पता था कि ये लोग क्या लाने वाले हैं? फरवरी 1993 का पहला हफ्ता, बाद की जांच में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। RDX, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव और AK-56 राइफलें, ये सब समुद्री रास्ते से बॉम्बे की तटरेखा पर उतारी जा रही थी। रात के अंधेरे में, चुपचाप, रायगढ़ जिले के दिघी और शेखड़ी जैसे सुनसान तटों पर। कस्टम्स विभाग को कुछ सूचना मिली थी, आईबी को भी कुछ इनपुट मिले थे, लेकिन वो इनपुट उन तक पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए थे या कहीं दबे रह गए? एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, और मैं उनके शब्दों का सार बता रहा हूं, कि इनपुट थे, लेकिन उनकी गंभीरता समझने में चूक हुई। चूक, एक शब्द जिसकी कीमत 257 जिंदगियों ने चुकाई। लेकिन ये चूक अचानक नहीं हुई थी। ये समझने के लिए हमें आईबी की उस वक्त की संरचना को समझना होगा। 1993 में इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बेहद केंद्रीकृत संस्था थी। फील्ड एजेंट से रिपोर्ट ऊपर जाती थी और ऊपर से नीचे आदेश आते थे। इस चेन ऑफ कमांड में कई बार जरूरी सूचनाएं या तो देर से पहुंचती थीं या उनकी प्रायोरिटी तय करने में गलती हो जाती थी। बॉम्बे दंगों के बाद पूरा इंटेलिजेंस तंत्र कम्युनल वायलेंस की निगरानी में लगा था, और इसी अंधेरे में दाऊद के आदमियों ने वो काम किया जो उन्हें करना था। एक पुरानी कहावत है, जब आप आग बुझाने में लगे होते हैं तो पेट्रोल की बोतल किसने छुपाई, ये देखना भूल जाते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। मार्च 1993 के पहले 2 हफ्तों में कुछ और संकेत थे। कुछ कार बुक की जा रही थी, कुछ स्कूटर, कुछ वैन, इनमें छुपाकर विस्फोटक भरे जा रहे थे। ये काम बॉम्बे के ही कुछ गैरेजों में हो रहा था। क्या आईबी के पास इसकी कोई खबर थी? बाद में लिबरहन कमीशन और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट्स में कुछ बातें सामने आईं। ये बातें सीधे तौर पर आईबी की विफलता नहीं कहती थीं, लेकिन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कमी, डिलेड रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन सिलोस की बात जरूर थी। यानी एक हाथ को नहीं पता था कि दूसरा हाथ क्या देख रहा है। कस्टम्स को पता था कि कुछ गैर कानूनी हथियार आए हैं। लोकल पुलिस को कुछ गतिविधि दिखी थी। आईबी के पास कुछ नाम थे, लेकिन ये तीनों धागे कभी एक साथ जोड़े नहीं गए। और 12 मार्च को वो धमाका हुआ। उस दिन बॉम्बे में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक व्यवस्था की नाकामी थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसके पास पीसेस थे लेकिन पजल नहीं बना। बीएससी के सामने जब पहला धमाका हुआ तो कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शुरुआत है, अंत नहीं। अगले 150 मिनट में एक के बाद एक धमाके होते रहे।
और पूरा इंटेलिजेंस तंत्र बस देखता रहा। धमाकों के बाद जो जांच हुई उसमें सीबीआई ने एक एक तार खींचा। टाइगर मेमन, याकूब मेमन, और वो नाम जो आज भी दुबई में छुपा है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन इस पूरी जांच में एक सवाल बार बार उठा, अगर इतने संकेत थे तो रोका क्यों नहीं गया? एक जांच अधिकारी ने कहा था, खुफिया जानकारी तभी काम करती है जब उसे सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंचाया जाए और सही फैसला लिया जाए। इनमें से एक भी कड़ी टूट जाए तो नतीजा वही होता है जो 12 मार्च को हुआ। ये सिर्फ 1993 की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो आज भी उसी ढांचे पर खड़ा है। बेशक 1993 के बाद बहुत कुछ बदला। आईबी और रेड के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई। NAATZD जैसे प्रोजेक्ट आए, मल्टी एजेंसी सेंटर बना। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या हम सिर्फ तब सीखते हैं जब तबाही हो चुकी हो? 257 लोग, हर एक के पास एक घर था, एक परिवार था, किसी के बच्चे थे, किसी की माँ इंतजार कर रही थी, किसी ने उस सुबह घर से निकलते वक्त सोचा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी सुबह होगी। और कहीं किसी दराज में, किसी फाइल में उनका बचने का मौका बंद पड़ा था। इंटेलिजेंस एक हथियार है, लेकिन हथियार तभी काम करता है जब उसे चलाने वाला तैयार हो। 1993 में वो तैयारी नहीं थी और उसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। अगर आपको ये कहानी ज़रूरी लगी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो इतिहास से सीखना चाहते हैं, क्योंकि भूलना आसान है, याद रखना जिम्मेदारी है।